हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम बी ई जी ए 182 के थर्ड ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे। एंड ये पार्ट 4 है इस चैप्टर का, जिसमें हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो ये है लेवल्स ऑफ द मीनिंग एंड रीडिंग प्रॉब्लम्स। तो लेवल्स ऑफ द मीनिंग मतलब क्या है? जब आप कोई भी एक टेक्स्ट पढ़ रहे हो, जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तो आप कितने तरीके से उस चीज़ को समझते हो, कितने पर्सपेक्ट्स में उस चीज़ को समझते हो, हम आज उस पर बात करेंगे। तो जब कोई गुड रीडर्स ऑपरेट करता है, मतलब जब वो चीज़ कोई भी टेक्स्ट पढ़ता है, तो वो अपना जो कॉग्निटिवली जो ऑपरेट करता है वो 4 लेवल्स में ऑपरेट करता है। फर्स्ट लेवल इज दैट द लिटरेट, द इंटरप्रेटिव, द क्रिटिकल एंड द क्रिएटिव। तो ये 4 लेवल्स में वो मीनिंग को समझने की कोशिश करता है एंड उस चीज़ को समझता है। तो अगर ये समझे कि व्हाट इज इन्वॉल्व इज अंडरस्टैंडिंग मीनिंग एट ईच ऑफ दिस 4 लेवल्स, जो चीज़ इन्वॉल्व है इसमें, ये चारों लेवल्स में, वो ये है कि आप मीनिंग को कैसे समझ रहे हो। जो टेक्स्ट है उसमें जो मतलब कहा जा रहा है, जिस उसका जो मोटो है, जिस पर्सपेक्टिव में वो लिखा गया है, आप उसको कैसे समझ रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लिटरल मीनिंग क्या होता है। लिटरल कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि इसमें आप वही चीज़ समझते हो जो चीज़ लिखा होता है, एकदम फेस टू फेस। मतलब फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ काउ विच ईट द ग्रास, ये चीज़ लिख गया है ना, आप उस चीज़ को देखिए एंड समझ गए। तो लिटरल मीनिंग बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है, जो स्टेट किया गया है वहाँ पे, आप उसको डायरेक्टली पढ़ करके समझ सकते हो। वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई फैक्ट्स हो गया, डिटेल्स हो गया, सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स हो गया, मेन आइडियाज हो गया, जनरलाइजेशंस हो गया, कॉजेज हो गया, एंड इफेक्ट्स हो गया। जो की एलिमेंट है इसमें वो ये है कि आप टेक्स्ट का जो भी क्लियर फॉर्म है, आप उसको ईजिली समझ लोगे। यहाँ पे जो टेक्स्ट होता है वो एकदम क्लियर फॉर्म में होता है, कोई भी इसमें सरकैज़्म, इडियम्स, फ्रेजेस का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे आपको कुछ भी शब्द को ढूंढना नहीं पड़ता है। जैसे होता है ना, कोई बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। कई बार आप पढ़ते हो, कोई नॉवल पढ़ते हो या फिर कुछ भी पढ़ते हो, तो सर एकदम घूम जाता है, अरे यार कहाँ से स्टार्ट किया था एंड में कहाँ पे आके एंड हुआ, आखिर इसका मतलब क्या है, राइटर कहना क्या चाह रहा था। बट ऐसा लिटरल में नहीं होता। लिटरल में क्या होता है, आप एकदम सिंपल होता है, जो टेक्स्ट होता है एकदम सिंपल होता है, आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक राइटर है पर्ल्स एज़बर्ग, उसकी जो नॉवेल्स होती है, उसकी जो स्टोरीज होती है, वो इतनी सिंपल होती है कि आप उसको पढ़ोगे तो आप इजीली समझ जाओगे। लेकिन वो बहुत ही फेमस है एंड जो उसकी जो नॉवेल्स होती है, जो स्टोरीज होती है, वो बहुत ही एमफुल होती है। उसका जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, बहुत ही सरकाज़्म होता है एंड सच में दिल को छू जाता है। ऐसी बुक्स वो लिखती है। ओके, तो बस ये कहने का एग्जांपल है कि जो लिटरल कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें चीज़ें एकदम साफ साफ होती है, पानी की तरह साफ। आप एक बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह की जो भी कॉम्प्रिहेंशन होता है वो फर्स्ट लेवल ऑफ द मीनिंग होता है। ओके, यहाँ पे जो राइटर है उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जो रीडर है उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि आखिर इसमें लिखा क्या गया है। आप सिंपली देखोगे समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर लिखा गया डिगिंग द अर्थ, अगर टेक्स्ट में लिखा गया डिगिंग द अर्थ, तो इसका सिंपल मतलब डिगिंग द अर्थ ही है। आपको यहाँ पे अपना ज़्यादा दिमाग लगा के ये नहीं सोचना पड़ेगा डिगिंग द अर्थ लिखा है मतलब ये और किस पर्सपेक्टिव में और क्या क्या हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो ये एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंस का है। ये रिक्वायर्स होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ में, सेंटेंस एंड वर्ड मीनिंग्स में, एंड हायर लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन में रिक्वायर्ड होता है। नाउ द सेकेंड वन इज दैट इंटरप्रेटिव। इंटरप्रेटिव क्या होता है? ये जो लेवल है ये इसके सेकंड लेवल है। यहाँ पे आपको मतलब समझना पड़ता है। जैसे होता है ना, कई बार हम ये बोला जाता है, जब टीचर्स हमें बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब क्या? अरे उस वर्ड्स को अच्छे से समझो, उस सेंटेंसेस को अच्छे से समझो, उसमें जो कहना चाह रहा है आप उस चीज़ को समझो। कई बार क्या होता है कि जो नॉवेल्स होते हैं, जो स्टोरीज होते हैं, वो किस इस तरीके से होते हैं कि हम जो देख रहे हैं वैसा कुछ नहीं होता, उसका कुछ अलग ही मतलब होता है, कुछ अलग ही मोटो होता है। तो वो इंटरप्रेटिव लेवल में आता है। यहाँ पे आपको चीज़ों को ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है, जो राइटर कह रहा है उसके पर्सपेक्ट्स में आपको चीज़ों को देखना पड़ता है, तब आप जाकर के चीज़ें समझ पाओगे। यहाँ आपको इन्फ्रेंस करना पड़ता है, आपको किसी भी चीज़ के लिए इन्फ्रेंस करना पड़ता है। जैसे कि टाइम रिलेशनशिप हो गया, ईयर, टाइम ऑफ द डे, सीजन, जियोग्राफिकल रिलेशनशिप हो गया, कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप हो गया, द एजेस, फीलिंग एंड फैमिलियर रिलेशनशिप्स कैरेक्टर्स के साथ, मेन आइडियाज एंड जनरेशन। आपको सबके साथ आपको सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, इन्फ्रेंस करना पड़ता है, सारे के साथ अनुमान लगाना पड़ता है। जो वर्ड्स आप देख रहे हो, जो टेक्स्ट आप देख रहे हो, आपको उसको एक साथ जोड़ करके, वो बोलते हैं ना, पहलू से पहलू जोड़ करके आपको नया मतलब निकालना पड़ता है इंटरप्रेटिव लेवल में।
ओके तो यहाँ पे जो राइटर्स होते हैं वो एक्चुअल में फेस टू फेस या फिर बोला जाए डायरेक्टली जो फैक्ट्स है उसको नहीं लिखते। यहाँ पे वो इमोशंस, एटीट्यूड्स, सजेस्टेड पॉइंट ऑफ व्यू ये सब डालते हैं। फॉर एग्जांपल एन ऑथर में नॉट स्टेट डायरेक्टली दैट अ पार्टिकुलर कैरेक्टर इज बैड, है ना, वो अपने टेक्स्ट में डायरेक्टली नहीं लिखेगा कि भाई पार्टिकुलर कैरेक्टर बैड है। वो ऐसे वर्ड्स यूज करेगा उसको बताने के लिए, ऐसे एग्जांपल्स यूज करेगा उसको बताने के लिए, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये कोई भी जो कैरेक्टर है वो खराब है या फिर वो अच्छा है। एक a perspective reader should be able to recognize this attitude. She or he must be able to get beyond the surface meaning of words and see what the implication of such words are. ओके तो एक जो पर्सपेक्टिव रीडर होगा वो इस चीज़ को अच्छे से समझेगा, इस एटीट्यूड को, जो राइटर का एटीट्यूड है चीज़ों को अच्छे से डालना, चीज़ों को अच्छे से समझाने वाला जो एटीट्यूड है वो उसको अच्छे से समझेगा एंड वो वर्ड्स के बियॉन्ड जाएगा। जो वर्ड्स एक्चुअल में लिखा गया है वो उसके डिफरेंट मतलब को समझेगा। कई बार क्या होता है जब आप इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़ रहे होते हो, जो सिनोनिम्स होता है एक्चुअल में, जो सिनोनिम्स यूज़ किया जाता है वो कई बार इस पर्सपेक्ट्स में यूज़ किया जाता है कि भाई होगा कुछ और एंड एक्चुअल में उसका मतलब कुछ और होता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो सिनोनिम्स हो गया या इस तरीके के जो सेंटेंसेस हो गए वो आपके इंटरप्रेटिव लेवल में आते हैं। ओके फॉर एग्जाम्पल राइटर अपने टेक्स्ट में एक ही इंसान को एक जगह पे टेररिस्ट भी बता सकता है एंड फ्रीडम फाइटर भी बता सकता है। वो राइटर के एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ आपको क्लियर करना होता है कि आखिर में राइटर सच में समझाना क्या चाह रहा है। क्या वो सच में एक टेररिस्ट है या फिर सच में एक फ्रीडम फाइटर है। या फिर अगर राइटर ऐसे वर्ड्स यूज़ करे अपने टेक्स्ट में वॉल्फ डाउन, गजल्स, स्लॉबर्ड, इसका मतलब एक्चुअली होता है कि जो होता है ना जिसे खाना बहुत पसंद है, जो एकदम जल्दी जल्दी हड़बड़ में खाता है, ठीक है, हबड़ी टाइप से जो बोलते हैं ना जिसको बहुत भूख लगती है ना, तो उस टाइप का अगर वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है, अगर वो बेबी ईटिंग के लिए यूज़ कर रहा है तो तब ठीक है। लेकिन अगर वो यही वर्ड्स एक अडल्ट के लिए यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे वो एक अडल्ट को निगेटिव फॉर्म में दिखाना चाह रहा है कि नहीं भाई इसके अंदर बैड मैनर्स है, इस खाने का तरीका ऐसे नहीं आता। तो चीज़ें पे डिपेंड करती है राइटर्स उसको किस पर्सपेक्ट्स में डाल रहा है, आपको वो समझना पड़ता है इंटरप्रेटिव लेवल में। कई बार क्या होता है इंटरप्रेटिव रीडिंग में आइडमेटिक एक्सप्रेशंस, लिटरली इल्यूजन्स एंड फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ किया जाता है जिसमें आप गुम जाते हो। ठीक है, कई बार होता है जैसे कि रीड बिटवीन द लाइंस, ये भी एक आइडमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि भैया लाइन के बीच में पढ़ो, इसका मतलब ये कि लाइन में जो हिडन मतलब दिया गया है आप उसको समझो, जो हिडन मीनिंग है आप उसको समझो। ओके कई बार क्या होता है कि जो राइटर्स होते हैं वो अपने सेंटेंसेस में बहुत सारे आइडमेटिक एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, जैसे कि ही हैड नो हार्ट हो गया, जैसे कि मिडास टच। तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं होता, इसका मतलब होता है कि भाई उसके अंदर तो दिल ही नहीं है, वो बहुत कठोर इंसान है, बहुत ही रूड बिहेवियर है उसका एंड उसको ज़्यादा किसी से कोई केयर वेयर है नहीं। ठीक है, या फिर मिडास टच हो गया, इसका मतलब होता है कि भाई उसका मानना, उसका कुछ भी कहना बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि भाई वो इंसान जो है किसी को भी छुएगा तो सोना हो जाएगा, नहीं। उसका एक्चुअल मतलब होता है कि उस इंसान का कुछ भी जो मानना होता है, उस इंसान का कुछ भी बोलना होता है वो बहुत स्पेशल है। तो ये सारे यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एक हो गया क्रॉसिंग द बार, इसका एक्चुअल मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई इंसान बार क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब होता है मेटाफोरिकली डेथ होना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें राइटर्स अपने जो टेक्स्ट है उसमें यूज़ करते हैं एंड लोगों को वहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करना चाहिए। नाउ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरप्रिटेशन अ रीडर मस्ट मेक इन इस टर्म्स ऑफ दिस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। द रीडर मस्ट ब्रिंग टू बियर हिज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विथ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड लाइफ इन कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग। तो एक जो डिफिकल्ट इंटरप्रिटेशन है एक रीडर का, वो इस तरीके के इन्फ्लुएंसेस में होते हैं। एक रीडर जो होता है वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ, लैंग्वेज के, लिटरेचर के, लाइफ के साथ वो अटैच करके देखता है, वो मिला करके देखता है चीज़ों को कि आखिर सच में जो राइटर है वो हमें क्या बताना चाह रहा है। ओके नाउ द क्रिटिकल रीडिंग। अब ये क्या है, क्रिटिकल रीडिंग आपको जजमेंट करने के लिए मजबूर करता है। जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हो एंड आपको वहाँ पे उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जजमेंट देना होता है, तो ये सारे क्रिटिकल रीडिंग में आते हैं। जो रीडर होता है उसको जज करना पड़ता है, शायद एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट के लिए, वैलिडिटी ऑफ कंक्लूजन ड्रॉन के लिए, इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑथर्स स्टाइल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ राइटर में यूज वेरी फ्लावरी लैंग्वेज टू क्रिएट एन एटमोसफेयर और शी में राइट टंग इन चेक होता है। फॉर एग्जाम्पल एक राइटर यूज कर सकता है कोई भी एटमोसफेयर को बताने के लिए एज अ वेरी फ्लावरी लैंग्वेज में, ठीक है, बट
अगर आप उसको ढंग से देखोगे तो वो वहाँ पे टंग इन चीक का यूज़ करेगा, बहुत ही बैड बिहेवियर का यूज़ करेगा। तो यहाँ पे आपको एक क्रिटिकल जजमेंट देना होता है कि आखिर सच में वो राइटर ऐसा कहना चाह रहा है या फिर वो थोड़ा सा बैड बिहेवियर उसका दिखाना चाह रहा है, बट वो एक्चुअल में वैसा है नहीं। या आपको आपको खुद से जजमेंट करना होता है। तो क्रिटिकल रीडिंग ऑल्सो रिक्वायर्स गिविंग रीजंस फॉर द जजमेंट एंड स्टेटिंग दैट द क्राइटेरिया यूज्ड इन मेकिंग इट, कमेंटिंग ऑन द व्यूज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज एंड द अप्रोप्रिएटनेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ दोज आइडियाज। तो क्रिटिकल रीडिंग जो होती है वो रिक्वायर करती है आपके रीजंस पे, जो भी आप जजमेंट का रीजन दे रहे हो, जो भी आप क्राइटेरिया स्टेट कर रहे हो, एंड आप जिस पे कमेंट कर रहे हो किस व्यू के अकॉर्डिंग, उस पैसेज पे किस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, किस पर्सपेक्ट के अकॉर्डिंग वो कितना अप्रोप्रिएट है, ये सारी चीज़ों को वो देखती है। नॉट द क्रिएटिव लर्निंग, ये क्या है, जो क्रिएटिव कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें आपको मतलब निकालना होता है कुछ अच्छे तरीके से। यहाँ पे जो होते हैं ना, नए आइडियाज़ ढूंढना, इनसाइट्स, एप्लीकेशंस, अप्रोचेस। क्रिएटिव रीडिंग कॉल्स फॉर द जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़। यहाँ पे होता है ना, कई बार हम चीज़ें पढ़ते हैं एंड हमें उसका कुछ नया आइडिया आता है, जो आजकल अभी के दौर पे जो एंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोग अपने पुराने एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल लेते हैं एंड कुछ नया और बना देते हैं। तो ये सारे आपके क्रिएटिव आइडियाज़ में आ गए। यहाँ पे आप चीज़ों को अपने तरीके से क्रिएटिवली उस चीज़ों को सोच रहे हो, अपना इमेजिनेशन, प्रिडिक्शन, इन्वेंशन यूज कर रहे हो एंड कुछ नया हट के एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम लाजवाब आप उसको बना रहे हो। तो ये आपका आ जाता है क्रिएटिव थिंकिंग में, या फिर बोला जाए क्रिएटिव लर्निंग में, क्रिएटिव कॉम्प्रिहेंशन में, या फिर आपके क्रिएटिव लेवल ऑफ मीनिंग में। ओके, प्रपोजिंग एन अल्टरनेटिव कंक्लूजन और जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन अ रीडिंग टेक्स्ट एंड सजेस्टिंग रिलेटेड एग्जांपल्स आर एक्सरसाइजेस इन क्रिएटिव रीडिंग। ठीक है, आपको एक अल्टरनेटिव कंक्लूजन, जनरलाइजेशन आपके रीडिंग टेक्स्ट के बेस्ड पे, रिलेटेड एग्जांपल्स के बेस्ड पे देना, यही तो होता है क्रिएटिव रीडिंग का। ठीक है, कंपोजिंग ओरली, ड्राइंग और राइटिंग स्टोरीज विद द सेम पैटर्न और सेम वर्ड इन एज इन दोज दैट वन हैज रीड और ऑल्सो एक्सरसाइजेज इन क्रिएटिव रीडिंग। तो मान लो इसमें एक और एग्जांपल हो सकता है कि आप कैसे क्रिएटिव रीडिंग कर रहे हो। आप एक टेक्स्ट को पढ़ रहे हो एंड उसी को आप ओरली कहीं पे और कंस्टिट्यूट कर दिए, ड्राइंग के फॉर्म में दिखा दिए, स्टोरी के फॉर्म में दिखा दिए। तो ये आपका सारा क्रिएटिव लर्निंग या फिर क्रिएटिव लेवल ऑफ मीनिंग में आ जाता है। तो नाउ यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 4 है, जिसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 लेवल्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंशंस। कॉम्प्रिहेंशंस के 4 लेवल क्या है? तो 4 लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल द लिटरल, and the second is interpretive, critical and the creative. Okay, now the second is that mention any true interpretive abilities with the example. दो interpretive abilities देने example के साथ। Now the third question is that what does critical reading involve? Critical reading क्या involve करता है? Okay, now the fourth one is that give 2 or 3 examples of the creative reading. आपको 2 और 3 examples देने हैं creative reading पे। ये आपकी thinking पे है, आपके अकॉर्डिंग है कि आप कैसा एग्जाम्पल दे रहे हो। क्रिएटिव थिंकिंग का जो पर्सपेक्ट है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ी है। आप जिधर देखोगे उधर ही क्रिएटिव थिंकिंग है। अपने आसपास की चीज़ों को देखो ना, सारे क्रिएटिव थिंकिंग के ही एग्जाम्पल्स है। ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज दैट व्हाट डज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रीडिंग डिपेंड्स ऑन। रीडिंग का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किस पे डिपेंड होता है? आपकी थिंकिंग पे डिपेंड होता है स्पेशली। बट आप चीज़ों को समझो, जानो एंड इसका आंसर्स दो, आपके लिए अच्छा है। एंड तो टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर्स तो है, आप मैच करो उसके साथ ही कैसा आंसर आप बना पा रहे हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट रीडिंग प्रॉब्लम्स। अब देखो, प्रॉब्लम समझना, कई बार क्या होता है टेक्स्ट समझना, पढ़ना, ये सब बातें हैं, बट इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अब वैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, किनको किनको हमें दूर करना है, किनको किनको हमें मेकआउट करना है, वो सारे प्रॉब्लम्स को हम जानेंगे। सबसे पहले है मिसकसेस और डिकोडिंग एरर्स। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली 1-to-1 ओरल रीडिंग या फिर इंडिविजुअल ओरल रीडिंग एक टीचर को आइडेंटिफाई दे सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है कि आखिर चाइल्ड के साथ प्रॉब्लम क्या है, चाइल्ड कहाँ पे एरर कर रहा है, कहाँ पे उसे डिकोडिंग एरर्स मिल रहा है। मिसक्यू एनालिसिस और द एनालिसिस ऑफ द रीडर्स एरर पैटर्न्स, ये टीचर को एक क्लू प्रोवाइड कर सकता है कि आखिर उस बच्चे का, उस इंसान का, उस इंडिविजुअल का कैसा इंटरेक्शन है टेक्स्ट के साथ। ओके, तो देखो, सारे जो एरर्स होते हैं ना, जो एरर पैटर्न्स होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल द रीडिंग ऑफ द सेंटेंसेस, ही सैट ऑन द सोफा आफ्टर सपर, और एक बच्चा उसे ऐसे बोल सकता है, ही सैट ऑन द बेड आफ्टर सपर। यहाँ पे वो चीज़ों को इनकरेक्टली डिकोड कर रहा है। यहाँ पे वो सोफा की जगह बेड कर रहा है,
मतलब बैड बता रहा है, बट ये ज़्यादा मीनिंग को ख़राब नहीं कर रहा है। सेंटेंसेस ठीक ठाक है, ठीक है, वो सोफ़ा की जगह बैड यूज़ कर रहा है फिर भी ठीक ठाक है। बट वहीं पे अगर कोई बच्चा वहाँ पे सोफ़ा की जगह सूप यूज़ कर ले, ही सैट ऑन द सूप आफ्टर सपर, तो वो मीनिंग को पूरा डिफर कर रहा है। यहाँ पे वो सोफ़ा का जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो यूज़ कर रहा है, बट वो जो एक्चुअल मीनिंग है सोफ़ा से सूप तक का वो डिस्टॉर्ट कर दे रहा है। तो चीज़ों को समझने के लिए एक टीचर के पास, या फिर बोला जाए जो भी लर्नर है, जब जो भी चीज़ें समझा रहा है बता रहा है, उसको उस बच्चे के साथ जितने भी इंट्रैक्शन है टेक्स्ट के साथ उसको समझना पड़ेगा, जितने भी डिकोडिंग एरर्स है, डिकोडिंग पैटर्न्स है, जितने भी एरर पैटर्न्स है उसको समझना पड़ेगा, ताकि उसे गलती समझ में आए, क्लू समझ में आए, आखिर वो गलती कर कहाँ रहा है। अ टीचर शुड देयरफॉर रेज दिस क्वेश्चंस इन एनालाइजिंग अ रीडर्स मिसक्यूज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट कि किस तरीके से जो चाइल्ड है वो फोनिक इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहा है रीडिंग के दौरान। एंड अगर चाइल्ड बोल रहा है रेड, राइड के लिए वो रीड बोल रहा है, फ्यूम के लिए वो फूम बोल रहा है, तो ठीक है, वो जो इनिशियल और फाइनल कॉन्सोनेंट्स है वो उसको तो सही बोल रहा है, बट जो फाइनल करेक्शन है वोवल के साथ वो उसे क्लियरली नहीं इंटरप्रेट कर पा रहा है। ठीक है, तो जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है कि किस तरीके से चाइल्ड सिंटैक्टिक इंफॉर्मेशन यूज़ कर पा रहा है रीडिंग के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय लुक्ड सैडली टू द राइट, अगर बच्चा इसको पढ़ ले द बॉय लुक्ड स्लोली टू द राइट, ठीक है, यहाँ पे वो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करा, बट अगर बच्चा उसी चीज़ को द बॉय लुक्ड साउंड टू द राइट, यहाँ पे वो मतलब को पूरी तरीके से चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो जो टीचर है उसे इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कैसे किस तरीके से जो सिंटैटिक इंफॉर्मेशन है वो यूज़ कर रहा है। नाउ द थर्ड वन इज दैट कि किस तरीके से जो बच्चा है वो सिमेंटिक इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है रीडिंग के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, द डे वॉज वेरी वार्म, भाई दिन बहुत गर्म था, ठीक है, अगर बच्चा ऐसे बोल रहा है द डे वॉज क्वाइट वार्म, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चा इसी तरीके से द डे वॉजंट वेरी वार्म पढ़ दे तो वो गलत हो सकता है, यहाँ पे वो मतलब को पूरा चेंज कर रहा है। तो जो सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी वो किस तरीके से यूज़ कर रहा है वो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। सो एनालिसिस ऑफ चाइल्ड मिसयूज प्रोवाइड द टीचर विथ इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट टू एम्फेसाइज विद द चाइल्ड फेनोमेन, ग्राफिन relationship used of context clues or use of prediction based on what one knows about language. In this respect, miscue analysis is a valuable diagnostic tool. तो ये जो जितने भी चाइल्ड के या फिर बोला जाए जितने भी जो प्रॉब्लम्स है, एरर्स है चाइल्ड के, अगर टीचर्स इस पर ध्यान दें तो उसे ये प्रोवाइड किया जा सकता है कि भाई किस पे वर्क करना है, आखिर चाइल्ड के किस फील्ड पे वर्क करना है, किस एरर पे वर्क करना है, एंड ये एक वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक टूल साबित है। ओके, नाउ द फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स। अब ये क्या है, तो देखो कई बार क्या होता है जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स है जो हमारे रीडिंग को स्लो कर सकता है, ख़राब कर सकता है। ठीक है, एंड ये चीज़ होती है जो रिसर्चर्स है वो ये शो करते हैं कि जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफ़र होता है जब रीडिंग का एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या क्या हो सकता है? सब वोकलाइजेशन क्या है? आप जब रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, कुछ जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हो, तो कई बार क्या होता है जब आप उस वर्ड्स का साउंड बोलते हो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब वोकलाइजेशन है, अगर मैं इसी को पढ़ रहा हूँ तो हो सकता है ना मुझे ये वर्ड्स पहली बार में समझना है, मैं इसके साउंड को यूज़ करूँ, आखिर ये क्या होता है, क्या ये सब वोकलाइजेशन ऐसे हो सकता है क्या? तो यहाँ पे मैं साउंड पे वर्क कर रहा हूँ एंड बाद में मैं ऐसे मर्मर करूँगा, तो ये सारी चीज़ें पहले तक तो ठीक रहती है, मतलब स्टार्टिंग बिगनिंग रीडर्स के लिए ये ठीक है, आप अच्छे से इंटरप्रेट कर लो, लेकिन धीरे धीरे जब ये होता है तो ये डिफर कर जाता है, क्योंकि जो आपकी आईज है वो आपके टंग से ज़्यादा फास्ट है। आप जब साइलेंटली उस चीज़ को पढ़ोगे तो आप फास्टली पढ़ पाओगे, लेकिन वही चीज़ आप अगर सब वोकलाइजेशन के साथ पढ़ोगे, जब आप अपने टंग के साथ 1 to 1 वर्ड्स को अच्छे से देख के पढ़ोगे, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपका जो रीडिंग है वो स्लो कर जाए। ओके, तो ये पहला आपका फॉल्ट रीडिंग हो सकता है। दूसरा, फिंगर पॉइंटिंग। कई बार क्या होता है जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो फिंगर पॉइंटिंग का यूज़ करते पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए। तो ये जो फिंगर पॉइंटिंग है ये क्या होता है, आप कंसंट्रेशन बनाने के लिए यूज़ करते हो वर्ड्स के साथ, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये जब चीज़ें हैबिट बनने लगती है तो क्या होता है कि जब आप वर्ड को पढ़ते हो, जब सेंटेंसेस पढ़ना यूज़ करते हो, तो बताया ना सेम आइज आपका फास्ट चलता है एंड जो आपका हैंड है, टंग है, वो स्लो हो जाता है, तो यहाँ पे रीडिंग आपकी स्लो हो जाती है। नाउ द थर्ड वन इज दैट रेग्रेशन। ये एक दूसरी हैबिट है जो कि आपके रीडिंग को स्लो कर सकती है, एंड ये क्या है कि जो आपका आइज है वो बैकवर्ड मूव करता है बहुत सारे प्रीवियस वर्ड्स को देखने के लिए। कई बार क्या होता है जब आप एक सेंटेंस को पढ़ ले तो आपको नहीं समझ में आता आखिर ये बोला क्या, आप फिर से उसको पढ़ते हो, तो
तो आपको वो चीज़ें और से समझ में आती है। एंड कई बार क्या होता है, जब आप चीज़ों को पढ़ते रखते हो तो आपके जो आइज़ है वो आगे का ना देख करके पुराने वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अच्छा ये मैं पढ़ लिया था, ये वर्ड्स भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है, रेग्रेशंस हो सकते हैं। लेकिन जो इफिशिएंट रीडर होते हैं वो इसको एज अ लाइट वे में यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई उनको उस चीज़ को पढ़ने की हैबिट हो चुकी है। वो जब पढ़ते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो न्यूअल रीडर है, ठीक है, तो वो रिग्रेशन के कारण क्या हो सकता है कि जो उनका रीडिंग मटेरियल है, जो उनका जो रीडिंग स्पीड है वो कम हो सकती है। जब वो पढ़ रहे हैं फिर उनको पीछे का बढ़ना है, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी सी मिसकन्फ्यूज हो चुकी है, तो वो वापस से पढ़ेंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर गुम जाएंगे। वही चीज़ फिर वो वापस से जहाँ से वो पढ़ रहे थे वहाँ से वो कंस्टिट्यूट करने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे जो रेग्रेशंस है ये सारे भी एक प्रॉब्लम कंस्टिट्यूट करता है जब आप रीडिंग करते हो। तो नाउ हम चेक योर प्रोग्रेस 5 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मीन बाय सब वोकलाइजिंग, सॉरी सब वोकलाइजिंग। ओके, तो इसका मतलब क्या है। नाउ द सेकेंड वन इज दैट व्हाट इज रेग्रेशन, इज इट ऑलवेज अ साइन ऑफ फॉल्टी रीडिंग टेक्निक, क्या ये हमेशा एक फॉल्टी रीडिंग टेक्निक का साइन है। तो मैं यहाँ पे आपको अपने ओन एक्सपीरियंस से बता दूं कि नहीं, रेग्रेशन हमेशा एक फॉल्ट रीडिंग टेक्निक का साइन नहीं है। कई बार क्या होता है, आपको मैं एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आपके पास कोई टेक्निक होती है, न्यू टेक्निक आती है, तो आप उसको यूज़ करते हो, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आती है। हो सकता है उस टेक्निक के कारण आप और बाकी के टेक्निक्स भूल जाओ, या फिर आप और उस टेक्निक में और गलतियाँ कर दो। लेकिन जो एक स्किल्ड होता है, एक स्किल्ड पर्सन होता है, वो उसी टेक्निक को और इफिशियंटली यूज़ करता है। तो बस रिग्रेशन के साथ भी वही गेम है। जब आप बिगनर हो तब आप रिग्रेशन जो यूज़ करोगे, या फिर बोला जाए जब रिग्रेशन फॉल्टिंग हो गया आपकी रीडिंग में, तो आपको अफेक्ट कर सकते हैं, आपकी रीडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो स्किल्ड लर्नर्स होते हैं, जो स्किल्ड रीडर्स होते हैं, वो उसी रेग्रेशन को अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर लेते हो। तो गाइस यहाँ पे इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एंड गाइस आप लोग के ढेर सारे प्यार के लिए सो थैंक यू। मैंने देखा कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मेंशंस होते हैं, लाइक्स भी मिलते हैं, एंड लोग मेरे चैनल को अच्छे तरीके से सब्सक्राइब भी करें। तो गाइस सबको बहुत सारा थैंक यू।